हेलो एवरीवन, दिस इज अनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। आपके यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप सुपर टेट या केवीएस में अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। हर एक सब्जेक्ट में इक्वल आपको प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो गई। यहाँ पे इंग्लिश को भी हम लोग बहुत ही ईजी वे में करने की कोशिश करेंगे और इंग्लिश को इस तरीके से समझेंगे कि इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। चार ही ऑप्शन को देखेंगे, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको चीज़ें बताई थी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। यू मे ब्रिंग योर डॉग वेयर, यानी कि यहाँ पर देखिए समझिए, क्वेश्चन को समझ के ही करना है। यू मे ब्रिंग योर डॉग वेयर, यानी कि आप अपने डॉग को ले जा सकते हैं जहाँ जहाँ कहाँ। यू हैव टू पे, देयर इज नो वाटर, पेट्स आर अलाउड, पेट्स कैन स्लीप। अब देखिए, जहाँ पर यू हैव टू पे, जहाँ पर आपको पे करना हो वहाँ पर अपने डॉग को ले जा सकते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया। देयर इज नो वाटर, यानी कि जहाँ पर पानी ना हो। पेट्स आर अलाउड, जहाँ पर पेट्स अलाउड हो, या पेट्स कैन स्लीप, जहाँ पर जो पेट्स हैं वो सो सके। तो जाहिर सी बात है, अपने कुत्ते को कहाँ लेके जाएंगे, अपने डॉग को कहाँ लेके जाएंगे, जहाँ पर पेट्स अलाउड होंगे। जहाँ पर आपके पेट्स अलाउड होंगे वहीं पे आप ले जाएंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि आप बैंक में पेट को अपने लिए चले जाएं और बैंक वाले आपको गेट से ही भगा दें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, यू मे ब्रिंग योर डॉग वेयर पेट्स आर अलाउड, जहाँ पर पेट्स अलाउड होंगे वहीं पर आप अपने पेट्स को ले जा सकते हैं। यहाँ पर इससे तीनों ऑप्शन ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। समझ में चीज़ आई? जहाँ पर आपके पेट्स अलाउड होंगे जाहिर सी बात है वहीं लेके जाएंगे। आप किसी बैंक या स्कूल में तो आप कुत्ते को लेके चले नहीं जाएंगे और जिसकी वजह से आपको गेट कीपर बाहर से ही भगा दे, बेइज्जती हो जाए। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे अच्छी तरीके से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द नरेशन। अब यहाँ पर जैसे कि आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ी होगी, वही आपको चेंज करना है। किस तरीके से चेंज करना है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। देखिए, जैसे कि आपको पता है, सेंटेंस आपके मेनली 5 प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है असर्टिव सेंटेंस होता है। चीज़ें समझते चलिए, भले आपको एक क्वेश्चन में देर लग जाए, लेकिन अगर चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आपके आगे के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सेंटेंस मुख्य रूप से जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। आपके एक होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरे आपके होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। और पांचवा आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी में शॉर्ट में लिख रही हूँ, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जाहिर से बात है, जितने भी सेंटेंस होंगे उनकी इनडायरेक्ट स्पीच भी उसी तरीके से बनेगी। अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब ये जो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन है, वो किस तरीके का सेंटेंस है, सबसे पहले आपको ये ध्यान है। तो ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी कि आश्चर्य वाले सेंटेंस है, जहाँ पर किसी भी अजीब चीज़ को देख करके, बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ को देख करके या बहुत ज़्यादा बदसूरत चीज़ को देख करके क्या होता है, आश्चर्य होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, यानी कितना सुंदर सीन है, ठीक है। इस तरीके से कितना सुंदर ताजमहल है, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी काली लड़की है, कितनी गोरी लड़की है, कितना लंबा आदमी है या कितना लंबा लड़का है। तो इस तरीके के सेंटेंस किसमें आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं, ठीक है। तो इनकी जो इनडायरेक्ट स्पीच बनती है वो भी उसी तरीके से बनती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा। इसमें क्या करते हैं, जो इसमें सेट दिया होता है या रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक होती है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है इसमें रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट सेंटेंस में अगर हम डायरेक्ट स्पीच में बात करें, देखिए चीज़ें अगर आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक इसमें होती है रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं या स्पीच भी कह सकते हैं, 2 नाम से हम बुला सकते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है रिपोर्टेड, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। समझ के चीज़ चलेंगे तभी आपको चीज़ समझ में आएंगी। मुझे पता है क्वेश्चन में देर लगने वाली है, रीज़न ये है कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगी। और ये वाला जो सेंटेंस है या क्लॉज है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अगर यहाँ पर देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है रिपोर्टिंग स्पीच में, ये वाली स्पीच में, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इसमें क्या है, सेड को हम किस में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं,
एक्सक्लेम्ड में बोलते हैं, तो जाहिर सी बात यहाँ पर एक्सक्लेम्ड दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो कंजक्शन लगा होता है, सॉरी, जहाँ पर जो कॉमा इन्वर्ट कॉमा जो होता है उसके लिए हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन का यूज़ किस में करते हैं, व्हाट का यूज़ करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं, व्हाट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आपको सब्जेक्ट अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हमने अपनी तरफ से रख लिया, इट रख लिया, ठीक है। अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग क्या होगा, पास्ट में होगा, तो रिपोर्टेड भी पास्ट में ही होता है। तो यहाँ पर इज और इज एम आर का यूज़ ना करके बल्कि किसका यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ में बात आई। फिर यहाँ पर जो वॉट दिया है तो वॉट को हम किस में चेंज करते हैं, वेरी में चेंज करते हैं, तो आ वेरी हो जाएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यहाँ से ले लेंगे, सीन, सीन यहाँ से ले लेंगे। चीज़ अगर आपने पढ़ी होंगी तभी आपको इस सेंटेंस समझ में आएगा। मैं जो चीज़ें बता गई हूँ ये तब आपको समझ में आएगा जब आपने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा होगा। फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब उसका बनाते हैं, वो सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम सेड को किस में करते हैं, एक्सक्लेम्ड भी करते हैं। कॉमास की जगह पर हम दैट का यूज़ करते हैं। फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होता है यहाँ पर इस तरीके से, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, इट इज़ होता तो हम इट यहाँ पर इट उठा के हमने रख दिया, ये अपने आप मान लेते हैं, ठीक है। तो इट हो गया, इज एम आर होगा तो वॉज वर कर देंगे, ठीक है। व्हाट का क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दिया, सीन, सीन दिया। तो इस वजह से यहाँ पर ये वाला यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी बता गई, रीज़न ये है कि आपने अगर चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बहुत आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो एक्टिव पैसिव है और डायरेक्ट है वो तभी आपको समझ में आता है जब आपने डिटेल चीज़ पढ़ी होंगी तो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एक्सक्लेमेटरी से, अगर आपने डायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस दिया होगा तो आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर दैट का यूज़ करते हैं असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में यहाँ पर इफ़ का यूज़ करते हैं, या वेदर को यूज़ करते हैं, या क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, इंपरेटिव में यहाँ पर टू का यूज़ करते हैं। तो पाँचों तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो पाँचों प्रकार से बनते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं डायरेक्ट की पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगी जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेंज द वॉइस। अब यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, तो एक्टिव वॉइस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा कृतवाच और कर्मवाच और भाववाच। एक्टिव हिंदी में क्या होते हैं, 3 प्रकार के वॉइस होती हैं, एक होती कृतवाच होती है, एक होती कृतवाच होती है, एक होती कर्मवाच होती है, एक होती भाववाच होती है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके पढ़ाएंगे तो जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें सिर्फ क्या होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक आपका पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, जबकि पैसिव वॉइस में क्या होती है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है और पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि कर्म को इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी कि काम किसने किया इससे मतलब नहीं होता है, काम हुआ इससे मतलब होता है, किसमें, पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की, यहाँ पर बात करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो कैसा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी कि आज्ञा वाले वाक्य हैं यहाँ, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में होता क्या है, मैं आपको बता दूँ शॉर्ट में थोड़ा सा। इंपरेटिव सेंटेंस में या तो आज्ञा होगा, आज्ञा होगी यानी कि ऑर्डर होगा, ठीक है, या आपकी रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, या आपका एडवाइस मतलब सलाह होगी, ठीक है, या आपका जो है यहाँ पर फॉरबेड मतलब मना करना, फॉरबेड यानी कि मना करना। इस तरीके सेंटेंस मनाही वाले सेंटेंस होते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, या ये क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और फिर सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब, और वर्ब के पहले अगर हमने टू लगा दिया तो ये क्या बन जाता है, ये इन्फिनिटिव बन जाता है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो आप इजी वे में समझिए तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, इन्फिनिटिव बन जाएगा, ठीक है, समझ में आए। तो कहने का सेंस ये है, यहाँ पर हेल्प क्या हो गया, यहाँ पर अब इन्फिनिटिव है, ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब में थोड़ा सा चेंजेस है। इंग्लिश को आपको समझना है तो थोड़ा डिटेल वे में समझिए, सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यू आर रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड हो गया, फिर टू लगाएंगे, फिर सेंटेंस को पूरा उतार देंगे। अब प्लीज़ हमने हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि प्लीज़ की जगह पर ही आपका रिक्वेस्टेड लग गया है, ठीक है। तो प्लीज़ और रिक्वेस्टेड एक साथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आपका मीनिंग निकल के आ गया। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई। मान लीजिए एक सेंटेंस मैं आपको देती हूँ, यहाँ पर होता है जैसे कि कहेंगे ओपन द डोर, ओपन द डोर मानी कि कोई टीचर है स्टूडेंट को यहाँ पर आज्ञा दे रहा है कि दरवाज़ा खोलो। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, फिर लगाएंगे टू, और फिर ये पूरा सेंटेंस इसको एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर देंगे, ओपन
द डोर। ठीक है, अब अब देखिए यहाँ पर चीज़ें समझ लीजिए, जिस सेंटेंस में क्या है ऑर्डर होता है तो उसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। इसको हम एक लेट के तरीके से भी बना सकते हैं, लेट से भी। अगर हम लेट से बनाएंगे तो लेट का फॉर्मूला क्या होता है, लेट आता है, फिर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि लेट द डोर आ जाएगा। ठीक है, समझते जाइए, लेट द डोर आ जाएगा, फिर हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओपेंड होती है, यानी कि ईडी लगाने से थर्ड फॉर्म यहाँ पर बदल जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या है दो तरीके से, यानी कि एक सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ये भी आपका सेंटेंस राइट है, और लेट द डोर बी ओपन, ये भी आपका सेंटेंस राइट है। हो सकता है ऑप्शन में आपको दे दें और ये वाला ऑप्शन दे दे, कभी ये वाला भी ऑप्शन दे सकते हैं, ये वाला भी ऑप्शन दे सकते हैं। दोनों ऑप्शन अगर आपके नहीं होंगे तो आपको जो है, अगर दोनों ऑप्शन आपको पता नहीं होंगे तो वहाँ पर आप टिक नहीं कर पाएंगे। तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ये भी आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि किसी भी मतलब ये नहीं कि इसमें कोई भी एरर हो, बिल्कुल पूरी तरीके से राइट है। अगर इसको हमने लेट से बनाया तब भी ये पूरी तरीके से राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा, जिस इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होता है उसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, और भी कई मेथड है उसको भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जितना पूछा जाता है आपको उतना याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स क्या होता है, अलंकार होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अलंकार होता है। अलंकार का मतलब क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाना, यानी कि हम जो अपनी पोएट्री करते हैं या काव्य करते हैं तो उसको किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उसका काम ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो उसमें हम किन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, अलंकार को यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा आपने उपमा अलंकार, प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, तो इस तरीके से अपने हिंदी में अलंकार पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में अलंकार है आपके, तो यहाँ पर अलंकार है आपके, अलंकार में एस नहीं लगेगा, फिगर स्पीच में लगेगा। ठीक है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन द किंग। अब देखिए, मृत्यु जो होती है अपने बर्फीले हाथ राजाओं पे रखती है। मतलब कहने का सेंस ये है, जो मृत्यु है ऐसा नहीं सिर्फ गरीबों की मृत्यु होगी, गरीबों को मरना है, यहाँ तक कि क्या है जो अमीर होगा गरीब होगा, यानी कि मृत्यु क्या है अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर भी रखती है। अब ये जो लाइन्स होती हैं किसकी होती, पोएम्स की लाइंस होती हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन इसको समझने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, तो क्या है, मृत्यु जो है अपने बर्फीले हाथ, ठीक है, यहाँ तक कि राजाओं पे भी रखती है। ऐसा नहीं सिर्फ गरीब ही जिसके पास पैसा नहीं वही मरेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रिच होंगे, ठीक है, वो भी क्या है, उनको भी मृत्यु मिलेगी। ठीक है, इस वजह से घमंड करना छोड़े अपने पैसों पे, और क्या है, अपने को थोड़ा सा उदार बनाए, थोड़ा सा मतलब लोगों से मोहब्बत करने वाला बनाए। इस वजह से ऐसे मतलब बनाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु भाई सबकी आनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। डेथ लेज हिज आइसी हैंड, यानी कि मृत्यु अपने हाथ। अब देखिए, मृत्यु क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कोई हाथ पैर नहीं होते। देखिए, इंसान के हाथ पैर होते हैं, ठीक है, जानवर के हाथ पैर होते हैं। मृत्यु क्या है, एक तरीके से मृत्यु, यानी कि मृत्यु क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है, कोई लिविंग चीज़ नहीं है, कोई भी लिविंग चीज़ नहीं है। अगर लिविंग चीज़ को इस तरीके से पर्सोनिफाइड किया जा रहा है, लिविंग चीज़ को पर्सोनिफाइड किया जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। हिंदी में अगर हम चीज़ें समझने, देखिए आसान वे में समझ लेंगे। अगर कोई ऐसी निर्जीव चीज़ है और उसको इस तरीके से बताया जा रहा है कि जैसे कि वो कोई इंसान हो, कोई वो ह्यूमन बीइंग हो, कोई वो जानवर हो, तो इसका मतलब क्या है, उसको पर्सोनिफाइड किया गया, यानी कि मानवीयकरण किया गया। हिंदी में इसको बोलते हैं मानवीयकरण। तो अगर किसी चीज़ का मानवीयकरण किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। समझिए, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल यहाँ पर कोई टफ चीज़ नहीं है। किसी भी मृत चीज़ को, किसी भी निर्जीव चीज़ को अगर इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि कोई वो इंसान हो, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। चीज़ समझ में आई। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ तो आपको और चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कुछ थोड़े बहुत और एग्जांपल्स देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपका आ जाए लव इज़ ब्लाइंड। अब लव क्या है, लव इज़ ब्लाइंड, यानी कि प्यार अंधा होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्यार अंधा। अब प्यार क्या है, जाहिर सी बात ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यानी कि कोई निर्जीव चीज़ कह लीजिए, सीधे निर्जीव चीज़ कह लीजिए, भाव है, एक तरीके से भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाव है, और उसको बना दिया अंधा। अब अंधा कौन होगा, या तो कोई इंसान अंधा होगा या तो कोई जानवर अंधा होगा। तो इसका मतलब लव को क्या कर दिया गया, यहाँ पर पर्सोनिफाइड करके क्या उसको अंधा बना दिया गया। तो इस वजह से लव इज़ ब्लाइंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा,
होगा, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ लाई हैज़ नो लेग। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल याद करिए, हो सकता है आपका यही वाला एग्जाम्पल ना पूछ करके ये वाला एग्जाम्पल आ जाए, तो आप क्या करेंगे, तो आपको चीज़ें एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चंस निकालने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझना है। अगर आपके 30 नंबर इंग्लिश में आ रहे हैं तो आपके 30 नंबर ही आने चाहिए। ठीक है, 30 नंबर की आप जब प्रेपरेशन करेंगे तभी वहाँ पर 28 मार्क्स आपके आ पाएंगे। ठीक है, और आ जाते हैं इंग्लिश में। अगर आपने इंग्लिश अच्छी से पढ़ी है तो 30 में आपके 28, 30 में नहीं कहूँगी क्योंकि जल्दी में 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, तो आपके 30 में 28 नंबर आ सकते हैं। यूपी टेट में 30 का आता है पोर्शन, सॉरी 30 नहीं, उसमें आता है आपका 25 का, नहीं कितने का आता है, 25, ध्यान नहीं मुझे। ठीक है, 30 या 25 क्वेश्चन आते हैं, मैं कंफ्यूज हो गई यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर किसी में भी अगर आपके, ठीक है, तो याद रखिएगा 30 आते, 25 आते, कंफ्यूज हो गई, थोड़ा सा बताइए मुझे, कंफ्यूज हो गई मैं। देखिए जो चीज़ होगी मैं बता दूंगी जिसमें मैं हाँ 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, किस में आते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं, इसलिए आपको 30 में 28 के कम से कम करने हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आते हैं, यूपी टेट में। ठीक है, और सब में अलग अलग होता है। ओके, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया। लव इज ब्लाइंड आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। डेथ लेज इज आई सी हैंड ऑन द किंग से भी हो जाएगा। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पर इसको आप अपने लाइफ में भी उतार सकते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, यानी कि जो अवसर होता है वो दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन एक बार, इसलिए हमें क्या है बिल्कुल सटीक रहना चाहिए। लेकिन मैं इस पर नहीं मानती कि अवसर हमेशा एक बार मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, अवसर आपको कई बार मिलते हैं, बस आपको उस अवसर को पहचानने की ज़रूरत होती है। तो इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो पर्सोनिफिकेशन है, मेन यहाँ पर बात हो रही है फिगर ऑफ स्पीच की। इसके अलावा अगर हम मेटाफर की बात करें तो मेटाफर को कहते हैं रूपक अलंकार और सिमली को कहते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिमली में क्या होता है, एक चीज़ की दूसरी चीज़ से कंपैरिजन किया जाता है और उसमें कंपैरिजन वाले जो वर्ड्स होते हैं एज, सो, लाइक, एज, सो और लाइक, इनका यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिमली में भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है, तुलना की जाती है, और मेटाफर में भी तुलना की जाती है, लेकिन इसमें तुलनात्मक शब्द का यूज़ होता है और इसमें तुलनात्मक शब्द का यूज़ नहीं होता है। लाइक देखिए, ऑप्शन देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहेंगे लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। ठीक है, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। चीज़ें समझ में आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। अब देखिए इसमें क्या है, जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, वो क्या है, एक स्वप्न के समान है। तो यहाँ पर लाइक का यूज़ हुआ है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, या उपमा अलंकार यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखें, लाइफ इज़ आ ड्रीम, यानी कि किसी भी चीज़ को डायरेक्ट कह देना, यानी कि ज़िंदगी क्या है, सपना ही है, तो क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, यानी कि रूपक अलंकार हो जाएगा। इसको बोलते हैं उपमा अलंकार बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या होता है, तुलनात्मक शब्द का यूज़ होता है और रूपक अलंकार में तुलनात्मक शब्द का यूज़ नहीं होता है। चीज़ को बिल्कुल वही बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं मेटाफर बोलते हैं। चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ पर बात आई हाइपरबोल की, इसको भी समझ लेते हैं। इसको क्यों छोड़े भाई, जाहिर सी बात है, ऑप्शन में दिया हो तो समझना इसको भी ज़रूरत है। हाइपरबोल में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्या बोलते हैं इसको, अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहने को क्या बोलते हैं, हाइपरबोल बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि वो समझ में ही ना आए। जैसे कि कह देते हैं वो इतना लंबा है जैसे कि माउंटेन, यानी कि उसकी तुलना किससे कर दी गई, माउंटेन से कर दी गई। ठीक है, माउंटेन से कर दी गई, यानी कि पर्वत से वो इतना ज़्यादा लंबा है कि जैसे कि पहाड़। तो जाहिर सी बात, कोई इंसान कितना भी लंबा हो लेकिन वो पहाड़ के समान लंबा नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक नॉर्मल एग्जाम्पल अब मैं देखिए नॉर्मल एग्जाम्पल ही आपको देती हूँ। देखिए कहते हैं कि उसकी क्या कहते हैं, जैसे कि वो इतना काला है, वो इतना काला है जैसे कि उल्टा तवा। तो उसकी मतलब कालेपन को इतना ज़्यादा बता दिया, मतलब इतना ज़्यादा उसको मतलब बदसूरत बता दिया। ठीक है, हालांकि काला और गोरे से कोई खूबसूरती बदसूरती का फ़र्क नहीं होता है, लेकिन जैसे जो सोसाइटी में चल रहा है, जो इंसान काला है उसको इंसान खूबसूरत नहीं कहता है, जो गोरा है उसको खूबसूरत कहता है। तो वो लोगों की सोच है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि जैसे कि बोल देते हैं इतना काला कि जैसे उल्टा तवा,
या कह सकते हैं वो इतना लंबा है जैसे कि माउंटेन, ठीक है। इस तरीके से मतलब कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बुरा, दोनों ही कह देना ही क्या होता है, हाइपरबोल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर उसको मैं लूँ तो जैसे कि एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, ब्लाइंडा स्माइल्ड एंड द ओल्ड वर्ड वॉज गे, एक आता है, ठीक है। ये आपकी लाइन है, देखिए, ब्लाइंडा स्माइल्ड, ठीक है, देर लगेगी क्वेश्चन में लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ब्लाइंडा स्माइल्ड एंड ऑल, ठीक है, ऑल द वर्ड नहीं संसार, ठीक है, वॉज गे, ठीक है। यानी कि ब्लाइंडा हंसी और पूरा संसार क्या हो गया, खुश हो गया। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए ब्लाइंडा, मान लीजिए यूपी में रहती है, ठीक है, मान लीजिए यूपी में रहती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका मुंबई कैसे खुश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस एरिया में होगी उसी एरिया के लोग खुश होंगे, यानी कि उसको देख करके हो सकता है उसके माता पिता खुश हो जाए, उसकी फैमिली खुश हो जाए। ऐसा तो नहीं ब्लाइंडा हंसेगी पूरी दुनिया खुश हो जाएगी, तो ऐसा मतलब कहना क्या है, ये क्या है, एक तरीके से हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बढ़ा के कह देना ही क्या होता है, हाइपरबोल होता है। चाहे उसकी अच्छाई हो चाहे उसकी बुराई, ये नहीं कि अच्छाई या बुराई ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो अच्छाई बुराई कुछ भी हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे कि एक आता है कि वहाँ पर खून की नदियाँ बह गई, यानी कि लड़ाई हुई तो क्या होता है, खून की नदियाँ बह गई। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते हैं चीज़ें, रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड, ठीक है, फ्लोड, फ्लोड इन द बैटल फील्ड, ठीक है। यानी कि कहीं युद्ध हुआ और क्या है, खून की नदियां बह गई। तो चाहे जितना खून बह जाए तो जाहिर सी बात है वो उस नदी का निर्माण नहीं कर सकती, इतना खून नहीं बहा होगा कि पूरी नदी ही बह जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे रिवर्स ऑफ ब्लड, यहाँ पर ब्लड है, ठीक है, यहाँ पर एल बन गया, तो रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, हाइपरबोल हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि वो इतना रोई कि बाल्टी भर गई, ठीक है। आंसू मतलब इतने थोड़ी ना निकले होंगे कि बाल्टी पूरी भर जाएगी। तो इस तरीके से एग्जाम्पल किसके लिए आते हैं, हाइपरबोल के लिए आते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से, अगर अभी भी ना आई तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें इस वर्ड का जो मीनिंग होगा, यानी कि सबसे अच्छा मीनिंग यहाँ पर कौन सा होगा, कह सकते हैं यहाँ पर आपका पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है, ठीक है, यानी कि पर्यायवाची पूछा गया है। तो मैग्नानिमस हो जाएगा, मॉडेस्ट हो जाएगा, जेनरस हो जाएगा, या स्प्लेंडिड हो जाएगा। जब आपको मैग्निफिशेंट का मीनिंग पता होगा तभी आप इसका मीनिंग बता पाएंगे। तो मैग्निफिशेंट का मीनिंग क्या होता है, शानदार होता है। शानदार के अलावा क्या होता है, भव्य, यानी कि बहुत ज़्यादा भव्य, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं। तो मैग्निफिशेंट का मीनिंग भी शानदार होता है और स्प्लेंडिड का मीनिंग भी क्या होता है, शानदार होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर हो गया। लेकिन जो 3 ऑप्शन दिए उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैग्नानिमस मीनिंग क्या होता है, मैग्नानिमस का मीनिंग क्या होता है, उदार, बहुत ज़्यादा वो उदार है, ठीक है, दानशील है, बहुत ज़्यादा मतलब सबकी हेल्प करने वाला सेंस, मतलब जैसे किसी को दुख को बहुत जल्दी उसका भी मतलब किसी को दुख को देकर के उसका भी दिल पसीज जाता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नानिमस। जेनरस का मीनिंग भी इसी का मीनिंग होता है, यानी कि ये क्या है, दोनों सिनोनिम है, ठीक है, दोनों ही ये क्या है, इनके एक ही मीनिंग है। मॉडेस्ट का मीनिंग क्या होता है, मामूली या साधारण या नम्र, ठीक है। तो इसका भी मीनिंग देखा जाए सेम ही है। तो मैग्नानिमस, जेनरस, मॉडेस्ट और यहाँ पर स्प्लेंडिड, तीनों के मीनिंग आपको पता चल गए। अगर आपके एग्जाम में बाई चांस कोई भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है तो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका आंसर वहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इसका कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। यहाँ पर आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें बताना है आपके कौन से पार्ट में एरर है, और यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा भी होता है जिसमें कोई भी एरर नहीं है। तो आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बेरोन एंड शैले, ठीक है, पीबी शैले। तो यह बेरोन और जो शैले हैं दोनों ही क्या है, पोएट हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन से पार्ट में एरर होगी। तो आपको अच्छे से पता है जो पोएट्रीज है वो आपका क्या है, काउंटेबल नाउन नहीं है, और जो काउंटेबल नाउन नहीं होता है उसको क्या है, प्लूरल फॉर्म में नहीं हम बदल सकते। तो पोइट्री का कभी पोइट्रीज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पोइट्री होना चाहिए, ना कि पोइट्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हम यूज़ करेंगे, आई लाइक द पोइट्री ऑफ बेरोन एंड शैले। तो जाहिर सी बात है यहाँ कौन सा यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर पोइट्री होगा, ना कि यहाँ पर पोइट्रीज होगा। हालांकि यहाँ पर हम पोएम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पोएम्स भी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आई लाइक पोएम्स ऑफ बेरोन एंड शैले, यानी कि किसकी, बेरोन और शैले की पोएम्स को मैं
पसंद करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पोइट्री होगा, मतलब यूज़ करने कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पोइट्रीज यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। क्लियर चीज़ हुई। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहले यहाँ पर कौन सही हो जाएगा उसको हम लोग समझ ले। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा मैंने आपको बता दिया, 1 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन 2 पे, यानी कि ऑप्शन 2 में गलती है तो इस वजह से राइट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स है उनका भी यूज़ हम प्लूरल नंबर में नहीं करते, जैसे कि यहाँ पर हेयर। अब हेयर मीन्स क्या होता है, बाल, आपको पता ही है, लेकिन हेयर को आप लोग, कई लोग बता देते हैं हेयर्स को यूज़ कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल दे, आई हैव कर्ली हेयर, आई हैव कर्ली, ठीक है, कर्ली हेयर। तो यहाँ पर कर्ली हेयर के लिए क्या यूज़ होगा, हेयर्स ना यूज़ हो करके, बल्कि क्या होगा, हेयर यूज़ होगा, ना कि हेयर। तो इस वजह से आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है, चीज़ों को समझ के करना है। कुछ और वर्ड्स यहाँ पर हम लोग लेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ होगी। देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ली ना हो करके, ठीक है, कर्ली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हेयर ना हो करके, यहाँ पर वो सॉरी हेयर होगा, ना कि हेयर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि बाल आपके एक नहीं होते, कई बाल होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हेयर यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन देख लीजिए, समझ लीजिए, कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं वहाँ पर आप इनका हेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और वो कौन सी कंडीशन होती है, जैसे कि कहेंगे कि उसके क्या है, कुछ सफ़ेद बाल है और कुछ काले बाल है, ठीक है। उसके जो बाल है कुछ सफ़ेद है कुछ काले हैं, ठीक है। तो उसके जो बाल है कुछ सफ़ेद है कुछ काले हैं। तो इस तरीके से जब कंपैरिजन किया जाएगा तो उसमें क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या है, हेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में बात आई, चीज़ें समझ में आई, जैसे कहेंगे, ठीक है, समझ में आया। यानी कि किसी में अगर कंपैरिजन होगा, कुछ ब्लैक है कुछ काले हैं, वो सॉरी कुछ काले हैं कुछ यहाँ पर सफ़ेद, यानी ग्रे, सफ़ेद के लिए ग्रे यूज़ किया जाता है बालों के लिए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप यूज़ नहीं करेंगे। चीज़ें समझ में आई। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि फ़िश जो होता है आपका, फ़िश का भी हम क्या करते हैं, फ़िशेज़ नहीं करते हैं, फ़िश का भी हम फ़िशेज़ नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर फ़िश का यूज़ करते हैं सिंगुलर नंबर में और प्लूरल नंबर दोनों में। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है वहाँ पर भी हम फिश का फिशेस कर सकते हैं, जैसे कि कहेंगे देयर वर, जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। देयर वर 2 फिशेज, ठीक है, 2 फिशेज, ठीक है, देयर वर 2 फिशेज इन द पॉन्ड, ठीक है। वन इज येलो कह देते हैं, वन इज येलो एंड वन इज ब्लैक, कुछ भी ब्लैक गोल्डन कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि जब किसी चीज़ में कंपैरिजन किया जाएगा तो उस कंडीशन में फ़िश को हम फिशेस कर सकते हैं, हेयर को हम हेयर्स कर सकते हैं, ठीक है, शीप को हम शीप्स कर सकते हैं, शीप का यूज़ भी शीप्स नहीं होता है ना। तो इसलिए आप इस तरीके से सेंटेंस याद रखिएगा। ये काफ़ी जो है, मतलब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ। नॉर्मली नहीं कहेंगे फ़िश, ठीक है, नॉर्मली जैसे कि कहेंगे आई सॉ, जैसे कि कहेंगे मैंने बहुत सी मछलियाँ देखी, तो मैं ये बोलूँगी आई सॉ मैनी फिशेज़, ना बोल करके, देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ, आई, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, आई सॉ मैनी फिश। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, आई सॉ मैनी फिशेज नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट होगा, आई सॉ मैनी फिश, ना कि फिशेज। देखिए सेंटेंस आपको हो सकता है गलत लग रहा हो, लेकिन आप वहाँ पर रिटर्न में एग्जाम में यही सही करके आएंगे, आई सॉ मैनी फिश, ना कि फिशेज। लेकिन इस कंडीशन में देखिए मैंने यहाँ पर फिशेज भी यूज़ किया है, तो दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी लंबा इस पे मैंने टाइम ले लिया, लेकिन रीज़न यही था कि आपको चीज़ समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू द फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर, ठीक है, वेयर ही डैश हिज मनी, यानी कि बूढ़ा आदमी को ये याद नहीं आ रहा था, यानी कि याद नहीं कर सका कि उसने अपनी मनी कहाँ पर डिपॉजिट की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिपॉजिट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन हम इसमें किस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको पता है टेंस आपके 12 टेंस होते हैं, यानी कि 3 टेंस होते हैं, 3 को 4 में फिर कैटेगराइज किया गया, तो उस तरीके से आपके 12 होगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। यानी कि आपको इसी तरीके से चीज़ें रटी होनी चाहिए ज़बान पे। ये जितनी भी चीज़ें बता रही मैं बिल्कुल आपको रट जानी चाहिए। मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगी, आपको चीज़ें रटी जाएंगी, ठीक है। करते करते आपको चीज़ें सारी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर किस टेंस का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस है,
यहाँ पर जाहिर सी बात है कैन की जगह पर यहाँ पर क्या लगा हुआ, कुड लगा हुआ, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये आपका पास्ट टेंस है। अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, अगर आपको प्रिंसिपल क्लॉज नहीं पता तो इतना समझ लीजिए, अगर आपका आगे वाला सेंटेंस अगर आपका पास्ट में है तो पीछे वाला सेंटेंस भी किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा, ठीक है। अगर आपको प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं पता है तो मैं आपको ईजी वे में बताती हूँ। अगर आपका आगे का क्लॉज पास्ट में है, पास्ट में आपको पता चल गया क्योंकि कैन की जगह पर कुड लगा हुआ है, तो जो पीछे वाला जो सेंटेंस है वो भी किस में बनेगा, पास्ट में ही बनेगा, ठीक है। अब डिपॉजिट है तो जाहिर सी बात है एस का यूज़ किस में होता है, प्रेजेंट डेफिनेट में होता है, अगर आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। इस डिपॉजिटिंग किस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। इज प्लस आईएनजी फॉर्म किस में लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगती है। और हैड प्लस जो है डिपॉजिट किस में लगता है, प्रेजेंट, वो सॉरी पास्ट, हैड किस में आएगा, पास्ट, तो ये किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, क्योंकि आपको पता है हैज़ और हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका यूज़ किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। जबकि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ पास्ट टेंस में होता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में होता है। समझिए चीज़ें, हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किस में होगा, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी कौन सा टेंस होगा, ये भी ध्यान रखिए, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और चीज़ें समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट, समझ में आया। हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और विल हैव और शैल हैव, यहाँ पर मैं लिखती हूँ विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किस में लगता है, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, टेंस। समझ में बात आ रही है ना। हैज़ और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट। तो ये आपको भाई टेंस पता होने चाहिए, आपको 12 टेंस आपको बिल्कुल ज़बान पे रटे होने चाहिए, बिल्कुल आपको ज़बान पे ही रटे होने चाहिए, क्योंकि टेंस से आपके क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से आपका रटा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर कौन सा सेंटेंस बनेगा, तो यहाँ पर पास्ट की बात है तो जाहिर है पास्ट में हैड वाला है, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर 4, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 हैज़ डिपॉजिटेड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। हैड डिपॉजिटेड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे सेंटेंस हमारा है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स मैंने बताया था ऑपोजिट, ठीक है। एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड बताना है। प्लेंटी हो जाएगा, यानी कि स्केर्सिटी का बताना है। स्केर्सिटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्लेंटी हो जाएगा, फेमिलियरिटी हो जाएगा, डोमेस्टिसिटी हो जाएगा, या प्रोमिस्क्यूटी हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर राइट होगा, तो स्केर्सिटी मीन्स क्या होता है, कमी होता है। स्केर्सिटी मीन्स क्या होता है, कमी होता है, जबकि प्लेंटी मीन्स क्या होता है, अधिकता होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेंटी ही यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीनों ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। डोमेस्टिसिटी, आपको पता है डोमेस्टिक आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू, तो इसके डोमेस्टिसिटी का मीनिंग क्या हो जाएगा, घरेलू चरित हो जाएगा। फैमिलियर आप कहते हो वैसे फैमिलियर मतलब किसी के समान होना, मिलजौन होना, यानी कि किसी को जानना, जैसे कि मैं इसको फैमिलियर हूँ, यानी कि उस लड़के से मैं फैमिलियर, यानी कि उस लड़के को मैं पहले से जानती है, उस लड़की को मैं पहले से जानती हूँ, ठीक है। प्रोमिस्क्यूटी मीन्स क्या हो जाएगा, इसके मीन्स होता है, कह सकते हैं नैरोनेस, ठीक है। नैरोनेस का मतलब संकीर्णता, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में बोले तो नैरोनेस भी होता है, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं फिर से लिखती हूँ, NARROWS, ठीक है। नैरोनेस मीन्स होता है संकीर्णता, यानी कि संकीर्ण विचारधारा, छोटी सोच, इस तरीके से, ठीक है। तो प्रोमिस्क्यूटी मीन्स पता चल गया। तो यहाँ पर नैरोनेस कह सकते हैं, और इसका एक और मीनिंग होता है सिमिलरिटी भी होता है। सिमिलरिटी मतलब किसी के समान लगना, सिमिलरिटी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, सिमिलरिटी भी होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर प्लेंटी हो गया, स्कैर्सिटी का प्लेंटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम ऑफ फ्रेजेस। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो मुहावरा है उसका मतलब उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। द रेप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड। अब यहाँ पर इज इन द रेड, यानी कि इन द रेड ड्यू टू रिसेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग सीधे होता है, आपको याद रखना है क्या होता है, कर्ज में, यानी कि वो जो कंपनी है किस में है, कर्ज में चली गई, ठीक है। तो इन डेट,
तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मेकिंग मनी मीन्स क्या होता है, मनी को बनाना, लूजिंग मनी मनी को खो देना, स्पेंडिंग मनी मतलब मनी को खर्च करना, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, इन डेट यानी कि कर्ज में, ठीक है, कर्ज में यहाँ पर होता है किसका, इन द रेड, ठीक है। इसके अलावा एक आता है रेड हैंडेड, इसके अलावा आता है रेड हैंडेड, इसके मीन्स क्या होता है, रंगे हाथ पकड़ना, ठीक है, रंगे हाथ पकड़ना यानी कि चोर को उसने क्या है, पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ना या कैच करना, पकड़ना, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग दे, रेड हैंडेड का एग्जाम्पल दे तो क्या हो जाएगा, द पुलिस caught the thief, the police caught the thief, ठीक है, रेड हैंडेड, ठीक है, पुलिस ने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया, ठीक है, चोरी कर रहा होगा वहीं पर जाकर के उसको पकड़ लिया, तो रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है, रंगे हाथ पकड़ना, और इन द रेड का मीनिंग क्या होता है, कर्ज में। तो दोनों का मीनिंग आपको पता चल गया, तो आपको आगे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, चूज द ऑल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड, यानी कि एक आपका सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड कौन सा हो सकता है, जैसे कि हिंदी में आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन हु कलेक्ट क्वाइन, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, जो क्वाइंस को, सिक्कों को क्या करता है, कलेक्ट करके रखता है, उसका अध्ययन करता है, यानी कि उसको शौक होगा जो पुराने जो सिक्के होते हैं उनको कलेक्ट करके रखना, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्री बोलते हैं, ठीक है, मुद्रा शास्त्री या मुद्रा वैज्ञानिक, ठीक है, या मुद्रा का अध्ययन करने वाला। तो उसके लिए कौन सा वर्ड आता है, तो उसके लिए आपका वर्ड आता है न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है, न्यूमिस्मेटिस्ट यहाँ पर वर्ड आता है, यानी कि जो मुद्रा को, सिक्कों को, पुराने सिक्कों को जो कलेक्ट करके रखता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, मुद्रा शास्त्री, ठीक है, इस तरीके से आता है, ठीक है, मुद्रा शास्त्री या मुद्रा क्या कहते हैं, अध्ययन करने वाला, इस तरीके से वर्ड आता है हिंदी में, आप पर्टिकुलर छोड़िए, ठीक है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट आपको पता है, पुरातात्विक जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग आप बताइए क्या होता है, जल्दी से बताइए, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहा करिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको कितना पता है, ठीक है। तो मैं आंसर बता ही देती हूँ। तो यहाँ पर अगर बात करें फिलेटलिस्ट, ठीक है, फिलेटलिस्ट, तो फिलेटलिस्ट मीन्स होता है, क्या होता है, जो डाक टिकट होते हैं उनका जो संग्रह करता है उसको बोलते हैं फिलेटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। डाक टिकट का संग्रह करने वाला, ठीक है, संग्रह करने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं फिलेटलिस्ट बोलते हैं। समझ में बात आई? तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। इसका आंसर मुझे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, 15 क्वेश्चन ही है, और लेकिन चीज़ों को समझना था इसलिए मैंने 15 क्वेश्चन रखे, क्योंकि 15 क्वेश्चन को इस तरीके से करना है कि 15 को हमें 30 बनाना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब, अब बताना है यहाँ पर सही वर्ब का यूज़ करना। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्रिया क्या होता है, जिससे किसी के काम के करना पाया जाए, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैं क्या काम कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना भी क्या है, काम है। मैं बोल रही हूँ, बोलना भी आपका काम है, ठीक है। आप सुन रहे हैं तो सुनना भी क्या है, एक काम है, क्रिया है, ठीक है। आप स्टडी करें तो स्टडी भी करना क्या है, क्रिया है। तो इस तरीके से वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, और क्रिया का मतलब क्या होता है, काम समझ लीजिए, ठीक है। जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अगर हिंदी में डेफिनेशन पूछे तो, हमीद डैश इन मुंबई फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम टू विजिट, यानी कि हमीद क्या है, मुंबई में क्या है, लिव मतलब क्या होता है, रहना होता है, इसी से कनेक्ट करेंगे। हमीद क्या है, मुंबई में रह रहा था जब उसके पेरेंट्स उससे मिलने आए। विजिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मिलने आने के सेंस में, घूमने आए मतलब मिलने आए, ठीक है। तो हमीद डैश लिव्ड इन मुंबई, तो हमीद क्या है, 3 साल से रह रहा। अब देखिए, रह रहा था, ठीक है, रह रहा है या रह रहा था, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर पता तो है नहीं कि पास्ट में है, प्रेजेंट में, हालांकि यहाँ पर भी हैड दिया है, यहाँ पर भी वॉज दिया है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म दी, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैड प्लस बीन लिविंग दिया हो। तो इसका मतलब बनाना हमें किस में है, पास्ट में ही बनाना है। तो हमीद क्या है, 3 साल से रह रहा था जब उनके माता पिता, जब उनके पेरेंट्स से मिलने आए। तो जब यहाँ पर ध्यान रखिए, देखिए कोई भी चीज़ कंटिन्यूस में होती है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में होता है। और कंटिन्यूस में लगता है कि जैसे कि हम बात करें प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, तो वहाँ पर इज, एम और आर का यूज़ होता है,
ठीक है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। अगर पास्ट की बात करें तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है, फ्यूचर की बात करें तो विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर है पास्ट की। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए अगर आपका कोई भी टाइम कंटिन्यूअस में हो और साथ में उसका समय भी दिया होता है तो वहाँ पर हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना रख करके बल्कि किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट की तो बात ही नहीं है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं पास्ट की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पास्ट की, पास्ट कंटिन्यूअस, आप लोग सोच रहे हैं अभी प्रेजेंट की बात चले या पास्ट की बोलने लगी। देखिए चीज़ें समझना ज़रूरी है आपको, यहाँ पर पास्ट में है तो इसलिए अगर मान लीजिए प्रेजेंट का टेंस होता है तब कैसे करते हैं। अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि कहेंगे मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग, क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ा रही हूँ, इसको मैं फिर से लिखती हूँ टीचिंग, आई एम, मैं पढ़ा रही थी कर लेते, पास्ट की सेंटेंस है ना तो पास्ट में कर लेते ज़्यादा सही रहेगा, पास्ट करते हैं तो जिससे कि आप लोग समझ में, मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग, ये कर लेती हूँ, ठीक है, पास्ट के, आई वॉज टीचिंग। मैं दो दिन से पढ़ा रही थी, अगर ये कहें मैं 2 दिन से मैं पढ़ा रही थी तो आई वॉज टीचिंग, मैं 2 दिन से पढ़ा रही थी तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन टीचिंग 2 दिन से, 2 दिन के लिए क्या आएगा, 2 दिन, यहाँ पर मिली किस चीज़ें समझ में आएगी, 2 दिन के, तो क्या आ जाएगा, फॉर 2 डेज, 2 दिन से पढ़ा रही थी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फॉर 2 डेज। कहने का सेंस मेरा ये है, अगर कंटिन्यूअस में कोई चीज़ है, अगर काम चल रहा है और उसमें समय दिया हुआ है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस ना बना करके बल्कि किस में बनाते हैं, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पर हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। जैसे मैंने कहा कि पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो आई वॉज मैं पढ़ा रही थी तो आई वॉज टीचिंग, मैं 2 दिन से पढ़ा रही थी तो आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 डेज, ठीक है। तो जिसमें समय दिया होगा, ठीक है, उसको हम किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। जिसमें समय नहीं दिया होगा उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं, ठीक है। समझ में चीज़ आई, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें क्या होता है, टाइमिंग नहीं दी होती है, ठीक है, और इसमें क्या होती है, टाइमिंग आपकी दी होती है, ठीक है। तो जिसमें टाइमिंग नहीं दी होगी तो वहाँ पर वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, जिसमें टाइमिंग दी होती है तो वहाँ पर हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब समझ में बात आई, ठीक है, अब समझ में बात आई। जिसमें टाइमिंग नहीं होगी वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे, जिसमें टाइमिंग होगी वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैड बीन आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, टाइमिंग के से पहले सिंस या फॉर आता है, फिर टाइम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस वजह से यहाँ पर कौन सा सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन लिविंग, हैड बीन, यहाँ पर हैड बीन हो गया और हैड बीन के साथ हमेशा वर्ब की क्या होती है, आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। समझ में बात आई, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब स्प्रिटेड का मीनिंग क्या होता है, सिनोनिम आपको बताना है क्या हो जाता है, तो सीधे आपको याद रखना, इंथुजियास्टिक होता है। इंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है, जोशीला, साहसी, यानी कि जिसमें क्या हो, थोड़ा सा साहस हो करने का, या इंथुजियास्ट मतलब कहते हैं, जैसे कि कुछ लोग पढ़ते हैं बहुत ही मतलब लेजी वे में पढ़ते हैं, लेजीनेस में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है, उत्साह में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उत्साह, जील जिसे बोलते हैं, जील भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम एक होता है, जील भी होता है, ठीक है। तो स्पिरिटेड है, इंथुजियास्टिक है, जील है, ये सब क्या है, आपस में सिनोनिम है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, जिसको एक बोल सकते हैं फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी। समझ में बात आई, तो फुल ऑफ एनर्जी, स्पिरिटेड और इंथुजियास्टिक का मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हीटेड, हीट से बना हो, हीट मीन्स गर्म, हीटेड मीन्स जो बहुत जल्दी गुस्से वाला हो, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता है। ड्रंक, जो पिया हुआ हो, ठीक है, यानी कि जैसे कि ड्रंक बोलते हैं, किसको बोलते हैं, यानी कि ड्रिंक की थर्ड फॉर्म भी ड्रंक होती है, ड्रिंक रैंक ड्रंक भी होती है, यानी कि जो पीता वीता है उसको बोलते हैं ड्रंक, पिया हुआ है, ठीक है, कई वे में यूज़ होता है। इसके अलावा अगर पजल्ड का मीनिंग अगर बात करें तो पजल्स का मीनिंग क्या होता है, अधीन, ठीक है, या पागल के सेंस में होता है, प्राप्त करने, कहते हैं बहुत ही वो पजेसिव है,
ठीक है। तो इस तरीके से पजेस का बहुत मीनिंग कई तरीके से यूज़ होता है, जैसे कि अधीन है, प्राप्त है, पागल है, ठीक है, ठीक है, यानी कि अधिकार के वे में, इस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पर इंथुजियास्टिक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर, यानी कि इसमें बताना है आपके किस पार्ट में एरर है। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल और साथ में स्टाफ क्या कर रहा है, चीफ गेस्ट का इंतज़ार कर रहा है या कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल और स्टाफ क्या कर रहे हैं, चीफ गेस्ट आने वाले होंगे, कोई फंक्शन वगैरह होगा, 15 अगस्त वगैरह, 26 जनवरी वगैरह होगा, तो उसके लिए चीफ गेस्ट का ये क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो अवेटिंग वर्ड है इस पर ज़रा सा आपको समझना है। अवेट मीन्स क्या होता है, अवेट मीनिंग भी क्या होता है, इंतज़ार करना, और जबकि वेट का मीनिंग भी क्या होता है, इंतज़ार करना, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इंतज़ार भी होता है और प्लस इंतज़ार करना भी होता है, ठीक है, नाउन भी होता है और इसका वर्ब भी होता है। और अवेट का और वेट का मतलब क्या होता है, इंतज़ार करना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ समझिए क्या है, जो अवेट वर्ड है, अवेट, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है, अवेट वर्ड है ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है, और जो वेट है वो क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब और आपका इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों रूप में यूज़ होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पढ़ा होगा, या कह सकते हैं जैसे कि आपने सकर्मक वाक्य अकर्मक वाक्य भी पढ़ेंगे हिंदी में, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन वो पूछा था इसलिए आपको याद है। जैसे कि मैंने एक पत्र लिखा तो क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक वाक्य हो जाएगा, और मैंने पत्र लिखा तो आपका अकर्मक वाक्य हो जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, और वेट जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज़ होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई, यहाँ पर आपका चीफ जो है, चीफ गेस्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए अवेट यहाँ पर सही भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा और इसमें समझिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है, कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा निर्जीव होना चाहिए, यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट पर्सन वगैरह का यूज़ नहीं होता है। यानी कि अवेट के साथ ऑब्जेक्ट तो ज़रूरी है, लेकिन ऑब्जेक्ट में यहाँ पर पर्सन बेस नहीं होना चाहिए, कह सकते हैं लिविंग चीज़ नहीं होनी चाहिए। समझ में बात आई, नहीं समझ में आई, फिर से सुनिए। अवेट क्या होता है, अवेट ऐसे ऑब्जेक्ट को लेता है जो पर्सन से रिलेटेड ना हो, ठीक है, जो क्या है पर्सन से रिलेटेड ना हो, किसी व्यक्ति से रिलेटेड ना हो, वो ऐसे ऑब्जेक्ट को अपने साथ लेता है, ठीक है, इतना आपको समझना है, ठीक है। और अवेटेड के साथ फॉर का भी यूज़ अननेसेसरी होता है, भाई जाहिर से अवेटेड का मतलब ही होता है टू वेट फॉर, अवेटेड का मतलब ही होता है टू वेट फॉर ही होता है, तो यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा नहीं। आप समझ रहे बात को मेरी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसलिए आपको समझना है। तो अवेट के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ तो होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में पर्सन नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर चीफ गेस्ट है तो जाहिर सी बात ये पर्सन है, तो इस वजह से यहाँ पर अवेट ना होकर के क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए, और वेट में जब हम आईएनजी लगा देंगे क्या बन जाएगा, वेटिंग बन जाएगा, ठीक है। और जो वेट है यहाँ पर है, जहाँ पर ये जो वेट है इसके बारे में भी समझ लीजिए, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वेट के साथ आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो चीज़ समझ में आई। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर हो जाएगी, तो यहाँ पर आपके किस पार्ट में एरर हो जाएगी, तो यहाँ पर आपके सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अवेटिंग का यूज़ ना करके किसका यूज़ होगा, वेटिंग का यूज़ होगा। अब देखिए मुझे अगर आंसर बताना होता सिर्फ, तो मैं सिर्फ इतना ही बता सकती थी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट है, लेकिन कैसे राइट है जब आपको यही ना पता चले तो पढ़ने से क्या फ़ायदा और मेरे पढ़ाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि आपके पास सेट पेपर होते हैं, आपको क्वेश्चन सारे मिल जाते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर अवेटिंग राइट है कि नहीं राइट है, ये भी तो आपको जानना है। तो इस वजह से आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ अवेटिंग का भी कि कहाँ पर आप अवेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आई एम अवेटिंग, ठीक है, यहाँ पर समझिए आई एम अवेटिंग, ठीक है, आई एम अवेटिंग योर आंसर। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, योर आंसर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन यह ऑब्जेक्ट आपका पर्सन नहीं है, ठीक है, पर्सन नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं है,
ठीक है, तो इस वजह से ये आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। और अवेटिंग के बाद यहाँ पर फॉर भी नहीं है, तो आई एम अवेटिंग योर आंसर, मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रही हूँ। और इसी को अगर हम ऐसे लिखें, आई एम अवेटिंग यू, अगर हम इसी को ऐसे लिखें, आई एम अवेटिंग यू, यानी कि मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, आई एम वेटिंग, कंफ्यूज ना होइएगा, एक जैसे सेंटेंस है, आई एम वेटिंग फॉर यू। आप देखिए, इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे समझ लीजिए, ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आई एम अवेटिंग योर आंसर, तो ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट में कोई पर्सन नहीं है। आई एम अवेटिंग यू, यहाँ पर पर्सन है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कहना है कि मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, तो मैं कैसे कहूँगी, तो आई एम वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पर ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही मैं अंदर की चीज़ आपको बता रही हूँ, और क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं, ठीक है, और इन तरीके से क्वेश्चन में हमेशा आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, मुझे पता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन में एरर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट एडवर्ब। इसमें आपको एडवर्ब भरना है, लेकिन कौन सा एडवर्ब भरना है, एप्रोप्रिएट, यानी कि जो उचित हो, जो सही हो। आई हैव लिटिल टाइम, मेरे पास बहुत कम समय है। सो आई कैन टेल यू ओनली डैश व्हाट ही सेड, यानी कि मैं आपको बहुत ही शॉर्टली बता सकती हूँ, या मैं आपको ब्रीफली बता सकती हूँ, या आपको बहुत ही कम लिटली बता सकती हूँ, या ब्रिस्कली बता सकती हूँ। व्हाट, यानी कि उसने जो कुछ भी कहा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, तो उसने जो कुछ भी कहा, तो मैं उसको बहुत ही क्या है, बहुत ही कम समय में, यानी कि शॉर्ट वे में बता सकती हूँ। कभी टाइम मिलेगा तो आपको लंबे तरीके से मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, ब्रीफली यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ब्रीफली। ठीक है, तो इस तरीके से मैनर के लिए यूज़ होता है। मैनर मतलब ढंग, शॉर्ट तरीके से ढंग के लिए क्या यूज़ हो जाता है, मैनर। यहाँ पर एक मिनट मैं लिखती हूँ, ठीक है, यानी कि मैनर कि ढंग की तरीके से, यानी कि शॉर्ट तरीके से अगर चीज़ों को बताना होता है, तो वहाँ पर हम ब्रीफली का यूज़ करते हैं, ना कि शॉर्टली का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टली भी सही हो सकता है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ब्रीफली ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए स्पोकन इंग्लिश आपकी अलग होती है, और आपकी जो एग्जाम में आती है वो इंग्लिश अलग होती है। स्पोकन इंग्लिश में आपको कुछ भी बोल देते हैं, स्पोकन लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश आप बोलते हैं, तो आप कुछ भी तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जब रिटन की बात आती है, जब आपको एरर ढूंढनी होती है, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट इंग्लिश बोलनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रीफली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो स्पोकन लैंग्वेज और यहाँ पर जो आपकी एग्जाम में आती है जो इंग्लिश, वो आपकी बिल्कुल अलग होती है, इसलिए इसको अलग रख के चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई ऑप्शन यहाँ पर समझाने वाले नहीं है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर भी आपका दिया हुआ, देखिए क्या है, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम फ्रेज, यानी कि इसमें आपको बताना है, ईडियम दिया हुआ है, उस ईडियम का सबसे अच्छा मीनिंग कौन सा यहाँ पर हो सकता है। सुनिए, हैविंग नो आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर्ग्यूमेंट भी क्या होता है, वार्तालाप करना, या आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, बहस के सेंस में भी यूज होता है। हैविंग नो आर्ग्यूमेंट टू डिफेंड हिज पॉइंट, यानी कि उसके पास कोई भी अपनी पॉइंट को डिफेंड करने के लिए कोई भी उसके पास एक आर्ग्यूमेंट नहीं था। द स्पीकर बिगेन टू बीट अबाउट दिस, यानी कि जो बोल रहा था वो इधर उधर किया, यानी कि उसके पास ठोस चीज़ थी ही नहीं, वो मतलब कोई गलत होगा, और उसको भाई जाहिर सी बात है, गलत इंसान इधर उधर की बातें करके अपने को जीतने की कोशिश कर रहा होता है। तो कह रहा है कि हैविंग नो आर्ग्यूमेंट टू डिफेंड हिज पॉइंट, यानी कि कोई मतलब नहीं है, और वो क्या है, अपने पॉइंट को क्या कर डिफेंड कर। द स्पीकर बिगेन टू बीट अबाउट, यानी कि स्पीकर क्या कर रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था। ठीक है, तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, यानी कि मेन पॉइंट पे ना बोल करके इधर उधर की बातें करना। जैसे कि अगर देखा होगा कि यहाँ पर अगर मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं सिर्फ आपसे जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें कर रही हूँ, वो सिर्फ आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ही कर रही हूँ। क्वेश्चन में आपका टाइम लग रहा है, मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन में आपको दे रही हूँ, लेकिन सारी ही चीज़ें आपके किससे इर्द गिर्द घूम रही है, आपके क्वेश्चंस के मतलब क्वेश्चन के आसपास ही घूम रही है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के रिलेटेड ही यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर मैं ना बोल करके और मैं इधर उधर बताऊँ, तो मैंने आज क्या खाया है, मैंने आज क्या पिया है, मैंने आज क्या सोया है, तो इस तरीके से मैं बोलूँ, तो वो क्या हो जाती है, बीट अबाउट द, यानी कि मुद्दे की बात ना करके इधर उधर की बातें को फेंकने को वो क्या बोलते हैं, बीट अबाउट द बुश बोलते हैं। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, स्पीक इन अ राउंड
ठीक है। राउंड अबाउट मैटर, ठीक है। राउंड अबाउट यहाँ पर होगा, एक में लिख गया है। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैटर, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैटर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में बात आई। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, ठीक है। क्लियर हुआ। चीज़ों को समझ के करेंगे तो आप हमेशा के लिए चीज़ें आप याद कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली। क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन हम लोग कितने देखे, 15 क्वेश्चन देखे, लेकिन 15 क्वेश्चन से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर समझी हैं। अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए, सुपर टेट, यूपी टेट, केवीएस, ठीक है, DSSB, LT, यानी कि टीचिंग लेवल के जितने एग्जाम्स हैं उससे आपको क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी अदर सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस चल रही हैं, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, सभी को जय हिंद, जय भारत।